हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो अधिकतर सारे एग्ज़ामों में लगभग पूछे जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे लेखपाल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, या रेलवे का हुआ, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी हुआ, या यूपीएससी या पीसीएस में तक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं जो जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं आप सभी के सामने। मैं हूं राजकुमार और अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से आप सभी को देने जा रहा हूं जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 7 मिनट, या ऑप्शन डी 9 मिनट। बताइए आप लोग कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट। ऑप्शन ए 8 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी काला रंग, या ऑप्शन डी सफ़ेद रंग। बताइए आप लोग अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी काला रंग। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अनुपस्थित होता है जिसमें प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं हो पाता है। पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। और ये पूछ रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी भूमि सुधार से, या ऑप्शन डी संघ से। तो बताइए आप लोग क्या होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं और ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, वो कितनी अनुसूची हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। उन्हीं अनुसूचियों के क्रम में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन ए से है। ऑप्शन ए से दल बदल विधायन से। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधायन से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। बताइए। ऑप्शन ए चार्ल्स विल्सन, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, या ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी, या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक ने 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख तथा कई लघु शिलालेख का निर्माण करवाया था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा
1837 में सफलतापूर्वक अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था पहली बार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हूणों ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया था? हूणों ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन बी कुमारगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या ऑप्शन डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर कहीं लगभग पूछा गया है। हूणों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त के समय में। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था। हूण मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। स्कंदगुप्त को जूनागढ़ प्रशस्ति में हूणों के आक्रमण एवं स्कंदगुप्त द्वारा उनकी पराजय का उल्लेख किया गया। ये उल्लेख जहाँ मिलता है। ठीक है, तो हूण कौन थे? तो मध्य एशिया के लोग थे और ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में आए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी गुफाएं जहाँ पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म हो, वो कौन सी गुफा है? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, या ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं, या ऑप्शन डी नासिक। कहाँ पर है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा एलोरा। क्या? एलोरा। एलोरा की गुफाएं, बौद्ध, जैन और हिंदू शैलकृत गुफाएं एलोरा। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंध गुफाएं पाई गई हैं। एलिफेंटा में ब्राह्मण धर्म से संबंध गुफाएं पाई गई हैं। तो एलोरा कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, जो इसमें तीनों धर्म पाए गए, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल काल का, ऑप्शन बी गांधार काल का, ऑप्शन सी गुप्त काल का, या ऑप्शन डी मौर्य काल का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चोल काल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु हरिराय ने, गुरु हरकिशन ने, या ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर ने, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। बताइए आप लोग। खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख को कौन सी चीज़ें रखने को कही थी? केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा रखना अनिवार्य कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो आप देख सकते हैं खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब।
बताइए आप लोग। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा था। पुनः एक वर्ष बाद उसने 5 जून 1659 को अत्यंत धूमधाम के साथ दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? ऑप्शन ए J.S. हिक्की, इनका फुल नेम है जेम्स अगस्टस हिक्की। ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी विलियमसन, ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। कब हुई थी? 1784 में। इस संस्था के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता एवं साहित्य को उजागर करने में सहायता मिली थी और इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी नेटिव ओपिनियन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। 1853 में इस पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। पूछ लेते हैं कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। गिरीश चंद्र घोष द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता से। और कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। 1853 में, 1853 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी शौकत अली या ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो बताइए कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण भेजा था या महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण में। रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर ही महात्मा गांधी आए थे यहाँ पर चंपारण में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी A.O. हुम, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। बताइए। चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। चित्तरंजन दास महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। ये देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, कब हुई थी? मतलब चौरी चौरी जो घटना हुई थी वो कब घटित हुई थी? 1 फरवरी 2022,
6 फरवरी 2022 या 3 फरवरी 2022 या 4 फरवरी 2022? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी 2022 को घटित हुई थी। ये चौरी चौरा क्या घटना थी उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी की, जिससे फलस्वरूप उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला करके 22 पुलिस वालों को जान से मार दिया था। और इस घटना से महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया कि देश अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो ये चौरी चौरा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। घटना कब हुई थी, 6 फरवरी 1922 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए आप लोग किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी SC बोस या ऑप्शन डी JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू? बताइए। तो इसका राइट आंसर मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था तो कब हुआ था? 1938 में। 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल में हुई थी? जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किसके वायसराय काल में हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, किसके वायसराय काल में। ठीक है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन सी एल्गिन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो एलन ऑक्टेवियन हुम AO हुम थे। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक वायसराय था? तो 1884 से 1888 तक था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? संसार का सबसे अधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन डी कनाडा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है। क्यों प्यासी भूमि कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए इसे
प्यासी भूमि भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी औद्योगिक में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, या ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र में। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो। अच्छा, पहले बताइए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका पहले बात राइट आंसर आप लोग बता दिया है। राइट आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में। कैसे पाई जाती है? इसके तहत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए पाए जाते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है। यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है। मतलब कृषि क्षेत्र में लोग अधिक लगे होते हैं लेकिन उनकी लगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज़ का। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, या ऑप्शन सी कानपुर में, या ऑप्शन डी वाराणसी में। बताइए कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे इसको और अधिक सीरीज़ बनाने में हमें प्रसन्नता मिले। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।